वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट वीडियो कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो कि आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 से लिए हैं। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। पहला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी परफॉर्म्ड व्हेन वन पार्टी फुलफिल्स हिज प्रॉमिस। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं हुआ। बोथ प्रॉमिसर परफॉर्म दियर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, ये करेक्ट आंसर होगा। लॉ डिस्पेंसेस विद परफॉर्मेंस, तो फिर परफॉर्म तो नहीं समझा जाएगा, डिस्चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कंसीडर होगी। वन ऑफ द प्रॉमिसर मेक्स अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, स्टिल परफॉर्मेंस तो नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ से परफॉर्मेंस की अटैम्प्ट की गई है, उसे परफॉर्मेंस समझ भी लिया जाए तो दूसरी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। Second question है, valid tender. Valid tender means tender for performance here. Requires to be unconditional, to be made at proper place and time, to be made for whole quantity and obligation. तो all of above factors are relevant. Question 3 है, Mr. A agrees to supply 100 bags of tea to Mr. B at rupees 1000 per bag on a particular date. Mr. B was to pay subsequently after the supply of tea. On due date, Mr. A supply tea and Mr. B makes payment. ओके जी, टी एक्चुअली सप्लाई हो गई और बी ने पेमेंट भी कर दी। बट इफ ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए टेक्स द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी ऑफ टी टू मिस्टर बीज गो डाउन एंड मिस्टर बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, स्टेट द लीगल पोजीशन। तो जो फर्स्ट सिनेरियो यहाँ तक बताया गया है ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, और जो बाद में बताया जा रहा है वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। सो फर्स्ट केस इज अटेम्प्टेड, नहीं गलत है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फर्स्ट केस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेकंड इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। जो ये वाली पॉइंट है ये भी गलत है, वॉइडेबल वाली बात भी गलत है, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। डी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्वाइंट प्रॉमिस। सेवरल ज्वाइंट, जिस पर भी ज्वाइंट प्रॉमिसर आ गए या ज्वाइंट प्रॉमिस ही आ गए तो वो ज्वाइंट प्रॉमिस हो जाएगा, तो हमने बताना है नॉट अ ज्वाइंट प्रॉमिस। तो इसमें भी ज्वाइंट है, सिंगल सिंगल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी जिसमें ज्वाइंट प्रॉमिसेस या ज्वाइंट प्रॉमिसर्स आ रहे हैं तो वो आपका जो है ज्वाइंट प्रॉमिस ही कंसीडर होगा, तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। Mr. X borrowed a sum of rupees 1 lakh from Y for 2 years. After 1 year, Mr. X dies and Mr. Z, whose legal representative, inherits property of 60,000. लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितने की उन्हें स्टेट मिली होती है, तो डेट 1 लाख रुपए का है और प्रॉपर्टी जो उसको टोटल मिली है वो 60,000 की है। ऑन ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट मिस्टर वाई विल कॉल अपॉन मिस्टर जी टू रीपे, बट कैपेसिटी ऑफ मिस्टर जी इज लिमिटेड अप टू वैल्यू ऑफ 60,000। तो ये तो आंसर भी यहीं बता दिया। तो मिस्टर दी जो है वो मैक्सिमम 60,000 के लिए लायबल है, वो पूरे 1 लाख के लिए लायबल कंसीडर नहीं होंगे। तो 1 लाख नहीं, 40,000 नहीं, 160 नहीं, ही इज लायबल फॉर 60,000। सिक्स्थ है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस। तो ऑल ज्वाइंट प्रॉमिस आर ज्वाइंटली लायबल, ये बात ठीक है, लेकिन ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है, तो जस्ट ज्वाइंटली वुड नॉट बी इनफ। ऑल ऑफ देम आर सेवरली लायबल, इंडिविजुअली लायबल। सेवरली और इंडिविजुअली तो एक ही बात है, लेकिन ये दोनों कंबाइन होने चाहिए आंसर में। ऑल ज्वाइंट प्रॉमिसर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल, ये बात करेक्ट है, तो डी ऑप्शन होगा। सेवंथ है, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड बाय प्रॉमिसर। यस, पर्सनल नेचर का हो तो फिर तो सिर्फ प्रॉमिसर को, लेकिन नॉर्मली लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट भी कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैव बारोड सम ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर सी, तो ये ज्वाइंट हो गया जी। ऑन ड्यू डेट बोथ पार्टीज मिस्टर ए एंड बी आर ज्वाइंटली लायबल टू पे फाइन इफ बिफोर द पेमेंट मिस्टर ए डाइज, हु विल बी लायबल टू पे 10,000। अब मिस्टर ए की डेथ हो गई तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद बी वुड बी लायबल, तो मिस्टर बी टोटली लायबल नहीं है और 15,000 का तो डेट ही नहीं है। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर ए अलॉन्ग विद मिस्टर बी ज्वाइंटली, तो अलॉन्ग विद ज्वाइंटली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। तो सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे भी लाइबिलिटी नहीं आएगी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल कैन बी असाइंड, नो इट कैन नॉट बी असाइंड, कैन नॉट बी असाइंड वुड बी करेक्ट। मस्ट बी, शुड बी, ये भी गलत है,
तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 10th है व्हेन द टाइम इज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन टाइम। तो इसमें एसेंस हो तो वाइडेबल हो जाता है, एसेंस ना हो तो फिर वाइडेबल नहीं होता। और दोनों सिचुएशन में अगर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली जाती है तो फिर डैमेजेस सिर्फ तब क्लेम किए जा सकते हैं अगर नोटिस दिया हो। तो वन बाय वन इस पे देख लेते हैं कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिस, ये बात तो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड नहीं होता, वाइडेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनइन्फोर्सेबल, ये भी इरेलीवेंट बात है। मस्ट पे कंपनसेशन नहीं, मस्ट पे नहीं है, ये तब होता है जब परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्ट की जाए। और नॉन परफॉर्मेंस के कंपनसेशन हो सकती है। और उसके अलावा अगर एक्सेप्ट किया जाए तो नोटिस होगा, तो फिर सिर्फ तब नोटिस दिया जाए कि जी कंपनसेशन क्लेम की जाएगी तो फिर क्लेम कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 11th है विच वन इज नॉट अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड सेपरेट प्रॉमिस, ये नहीं है। बाकी तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंकरेंट, ये 3 रेसिप्रोकल प्रोमिस की टाइप्स हैं, तो ये वैलिड है। तो जो नहीं है नॉट में वो ए ऑप्शन बनेगा। 12th है पेमेंट रिसीव बाय द क्रेडिटर मस्ट बी अप्रोप्रिएटेड फॉर डिस्चार्जिंग डेट। इसमें रूल ये होता है कि पहले नंबर पे डेटर की मर्जी देखी जाती है, इंडिकेशन देखी जाती है, फिर क्रेडिटर की देखी जाती है, फिर ऑर्डर ऑफ टाइम देखा जाता है, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स में से पहले इंटरेस्ट और फिर प्रिंसिपल अमाउंट। तो विच हैज़ बीन बोरोड एट लास्ट नहीं, बल्कि पहले वाला होता अगर ऑर्डर ऑफ टाइम भी फॉलो करें। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डेटर, फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसी की होनी चाहिए, यही हमारा आंसर होना चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ टाइम भी होता है तो दैट इज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के डेट वाइज होता है। विच हैज़ बीन बोरोड एट फर्स्ट, वो भी ऑर्डर ऑफ टाइम तब आता है, लेकिन इससे पहले जो है सबसे पहले डेटर वाला पॉइंट आएगा जो कि रेलिवेंट है। 13 है मिस्टर एक्स promises to sell standing timber to Mr. Y. As per the terms of contract, Mr. X will cut and cord the timber, whereupon Mr. Y will take it away and pay for it. तो भाई पहले जब तक वो लकड़ी काट नहीं लेंगे तो दूसरा शख्स उसे लेकर तो नहीं जा सकता। मिस्टर एक्स कॉर्ड्स ओनली अ पार्ट ऑफ टिम्बर एंड निगलेक्ट्स टू कॉर्ड द रेस्ट। तो उन्होंने परफॉर्मेंस जो है ना प्रिवेंट कर दिया, मिस्टर वाई उसे फिर लेकर ही नहीं जा सकते जब तक कट ही नहीं किया। मिस्टर वाई वांट्स टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग, क्या वो कर सकते हैं? तो मिस्टर वाई बिल्कुल जी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं और चाहें तो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो मिस्टर वाई मे अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मे क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम, ये भी ठीक है। मिस्टर वाई डज नॉट हैव एनी लीगल रेमेडी, ये गलत है। मिस्टर वाई मे अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो ये यानी ये दोनों पहले वाले मिला लें तो ये ऑप्शन डी बनता है जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। Mr. Karam owes several debts to Mr. Kareem, which are of distinct amount and payable on different dates. One of the debt has become time barred, which Mr. Kareem cannot legally recover from Mr. Karam. On a particular date, Mr. Karam makes a payment but does not give any instruction. तो अब तो क्रेडिटर की मर्जी है कि वो अगर कोई एलोकेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो स्टेट द लीगल पोजीशन विद रिगार्ड टू अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। मिस्टर करीम हैज़ नो राइट टू अप्लाई दिस पेमेंट फॉर टाइम बार्ड डेट, तो ये बात तो गलत हो गई, टाइम बार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मिस्टर क्रम इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी फॉलोड, उन्होंने तो इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं। मिस्टर क्रीम हैज़ टू ऑब्टेन कोर्ट एडवाइस, अप्रोप्रिएशन के अंदर कोर्ट से जाकर पूछना तो रीजनेबल भी नहीं है, लॉ में भी नहीं है। मिस्टर क्रीम हैज़ अ राइट टू अप्लाई द पेमेंट फॉर टाइम बार्ड डेट, यस ही हैज़। तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 15 है मिस्टर बी ओज टू मिस्टर ए rupees 10,000. Mr. A asks Mr. B to deposit this amount in Mr. A's bank account. Mr. B deposit the amount in Mr. A's account, यानी जैसे कहा गया उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो मैनर ऑफ परफॉर्मेंस वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रॉमिस ही कहता है। आफ्टर सम टाइम बैंक हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग एंड मिस्टर ए हैज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ मनी टू हिज अकाउंट। मिस्टर ए इज क्लेमिंग दैट मिस्टर बी स्टिल लायबल टू पे द अमाउंट। इज मिस्टर बी लायबल? नो, ही हैज फॉलोड द इंस्ट्रक्शन एंड मिस्टर ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, ये बात ठीक है। मिस्टर बी हैज़ कमिटेड फ्रॉड? नो, ही हैज़ नॉट कमिटेड, तो जैसे कहा गया है वैसे ही किया है। कमिटेड नेग्लिजेंस भी नहीं है, ऑर्डर फॉलो किया है, बिकॉज ही फेल टू परफॉर्म रीजनेबल केयर। यू व्हेन यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोमिसर तो फिर आपकी अपनी जो है जहन लड़ाने की ज़रूरत नहीं होती। ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी 16। व्हेन अ पार्टी to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety,
द promisee may put an end to contract unless he has signified, यानी वो रिसेंट कर सकता है, लेकिन अगर वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो है वो अपनी कंटिन्यूस की विलिंगनेस शो करता है, तो उस बाय एक्सप्रेस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं वर्ड्स, और इम्प्लाइड होता है बाय कंडक्ट, तो फिर कंटिन्यूस की जा सकती है। 17 है, वेयर पर्सन प्रॉमिस फर्स्टली टू डू certain things which are legal, and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal, तो लीगल पोजीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है और सेकंड वाइड एग्रीमेंट है। ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के लिए यूज होता है, वेयर पर्सन रेसिप्रोकली। Mr. A and B contract that Mr. B shall execute certain work for Mr. A for rupees 10,000. Mr. B is ready and willing to execute the work accordingly, but Mr. A prevents him from doing so. Performance prevent कर दी, तो the contract is voidable at the option of Mr. B, and if he elects to, voidable है तो rescind या cancel आप वर्ड यूज कर सकते हैं। 8, he is entitled to recover compensation for any loss which he has incurred. In case of joint promise, the promisee may compel any one of the joint promise है तो किसी भी joint promiser से करवाया जा सकता है, any one of the joint promisers to perform the whole of promise. In case the time of performance is not specified, the promiser must perform his promise. तो time अगर specified हो तो उसको follow करना चाहिए, specified ना हो तो within a reasonable period of time. So that's all for today. Have a good day.